हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है मानव रोग, कवक एवं अनुवांशिक विकार। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वसा, प्रोटीन क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह क्या होते हैं, मीन्स जो पोषक तत्व होते हैं, संतुलित आहार जिसे हम लोग कहते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मानव रोग। मानव रोग में देखिए, जो हमारी बॉडी होती है वो कैसे काम करती है, मशीन की तरह। अब इसमें अगर एक भी सामान अगर इसका पार्ट अगर डैमेज हो गया, इसमें कोई भी विकार आ गया, कमी आ गई, तो क्या करेगा, मशीन काम करना बंद कर देता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी है, अगर इसमें कोई भी अगर गलती से भी अगर कोई एक अंग अगर ख़राब हुआ तो क्या होता है, हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब वो रोग भी देखिए कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जैसे कि गलत खान पान की वजह से होते हैं, कुछ होते हैं जैसे कि कवक या वायरस की वजह से हो जाते हैं। कवक, वायरस या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत खान पान हो जाए, दूषित पानी हो जाता है, दूषित खाना हो जाता है। अगर हम ये लोग चीज़ अगर ऐसे गलत चीज़ें खाने पीने लगते हैं तब भी हमें हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बीमारी। अब जो रोग भी होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। अब उसमें एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक वो होता है जो हमारे खांसने छींकने से वो दूसरों में भी फैल जाए। और असंक्रामक क्या होता है, असंक्रामक वो होता है जो हमारे खाने छींकने से नहीं फैलता है। अब इससे जुकाम वगैरह हुआ, ये क्या होता है, ये खांसने छींकने से दूसरों को भी फैल जाता है। टीबी हुआ, वो अगर हम किसी के कांटेक्ट में आ जाएंगे टीबी वाले पेशेंट के, तो वो हमें भी हो जाता है। तो ये सारी जो बीमारियाँ हो गई वो संक्रामक हो गई। अब बात करते हैं जैसे कि असंक्रामक, ये क्या होती हैं, जो फैलती नहीं हैं, वो हो ही जाती हैं। तो क्या होता है उसमें, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट है। अब वो अगर ये जो बीमारियाँ होती हैं, ये सारी क्या होती हैं, ये दूसरों में नहीं जाती हैं। हम डायबिटीज़ पेशेंट के कांटेक्ट में रहकर भी काम कर सकते हैं। उनसे क्या होता है, उनकी बीमारी हमारे बॉडी में नहीं आएंगी। तो ये तो हो गया रोग और रोग के प्रकार। अब बात करते हैं इसके इलाज की। अब देखिए, जब बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे मशीन की कोई अगर मशीन का कोई पार्ट अगर बिगड़ गया है, नहीं काम कर रहा है, तो उसके बनवाने के लिए तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं ना, बनवाने के लिए। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, हमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स तो हम लोग खाते हैं, फिर सही हो जाते हैं। बट हाँ, इलाज से भी, जैसे कि हम लोग दवा खाते हैं तब तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन उससे भी अच्छा क्या रहेगा हम लोगों के लिए, मानव शरीर के लिए क्या रहता है कि हम उस रोग से ही बचाव कर लें। मीन्स जैसे कि हम लोग अपना खान पान सही रखें, दूषित पानी ना पिएं, दूषित खाना ना खाएं। और जब जान लें कि हाँ कोई टीबी पेशेंट है या कोई सर्दी जुकाम वाला पेशेंट है, तो उसके हम कांटेक्ट में ही नहीं आए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि हम मतलब रोग का इलाज तो करवाना बेटर है, हाँ सही टाइम पे रोग का इलाज होना चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि हम उस रोग से बचाव ही कर लें, कि जितना भी जो भी होता है कि हाँ कितना हमें पोषक तत्व लेने हैं बॉडी में, अपनी कितनी आवश्यकता है, और कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें पीनी है, कितना पानी साफ़ है कि गंदा है, खाना दूषित है या अदूषित है, जो भी है। प्रदूषण वगैरह पे भी हम लोग जहाँ समझ जान लें कि हाँ यहाँ पर प्रदूषित जगह, वहाँ पे आप लोग जाना बंद कर दीजिए। और प्रदूषण फैलाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे जिस चीज़ों से प्रदूषण फैल रहा होता, आप वो सारी चीज़ें ही बंद कर दीजिए, हाँ प्रदूषण ना हो। क्योंकि प्रदूषण नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, सुरक्षित रहेंगे बीमारियों से। तो ये तो हो गया रोग और उसके विकार। अब देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है मानव रोग, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। देखते हैं इसमें कौन सा रोग पहले दिया गया है। देखिए, अब आज जो हमारा जो फर्स्ट रोग है वो कौन सा रोग है, कवक जनित रोग। तो आप लोग ये कवक को देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये हो गए कवक, ये हो गए इनके पैर, और ये
त्वचा आप अपनी देख सकते हैं। जब कवक से जब रोग हमारी त्वचा जब ग्रसित हो जाती है तो हमारी त्वचा कैसी हो जाती है। तो आप लोग ये देखिए, पूरा बढ़िया से दिखाया गया, ये कवक हो गए। तो इससे ग्रसित कौन सा होता है, हमारे फेफड़े ग्रसित होते हैं। अब देखिए, तो कवक जनित रोग कौन से हैं? तो कवक जनित रोग इसमें से कौन है? पहले है दमा। अब दमा क्या करता है, दमा में क्या होता है? तो दमा में होता क्या है कि कवक द्वारा जो होता है फेफड़ों में जाल बन जाता है। कवक द्वारा फेफड़ों में जाल बन जाता है। जैसे ये देखिए, ये जाल एक तरीके का बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा एथलीट फुट। अब एथलीट फुट कैसे होता है? तो एथलीट फुट किससे होता है? ये होता है टेनिया पेडिज नामक कवक से होता है। इसमें क्या होता है? एथलीट फुट में त्वचा का फटना। एथलीट फुट में क्या होता है? त्वचा फटने लगती है, मीन्स इतनी फटती है कि लोगों को दर्द होता है कि उसके लिए अगर इलाज अगर सही टाइम पर न करवाया जाए तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको कष्ट सहना पड़ता है। तो ये चीज़ होगा एथलीट। अब बात आती है खाज। खाज आप लोगों ने कभी देखा होगा, स्किन में क्या होगा, तो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो क्या होते हैं? खाज। नेक्स्ट आता है गंजापन। गंजापन क्या होता है? तो कवक से सिर के बालों का गिरना। जो देखोगे आपने, लोगों के सिर पे बाल ही नहीं रहता है, तो वो भी किस वजह से होता है? वो भी कवक की वजह से होता है। क्या होता है? बाल सारे गिर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दाद। अब दाद में क्या होता है? दाद में क्या होता है? कवक से त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ना। दाद आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, हो जाता है। क्या होता है? उस पर हमारी स्किन में क्या होता है? एक लाल कलर का धब्बा टाइप का पड़ जाता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। और इसका एक फैक्ट और है कि कवक जो होता है वो संक्रामक होता है। वो अगर हम कवक से जिसको वो रोग हुआ है, अगर हम उस पेशेंट उस व्यक्ति के संपर्क में अगर आएंगे तो वो जो रोग रहेगा ना, वो हमको भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो कवक जनित जो रोग से जो ग्रसित जो लोग हैं, जिनको दांत खाज, एथलीट फुट, ये सारी बीमारियाँ, उनसे हमें क्या करना है? हमें उनसे बचना है। अब नेक्स्ट रोग देखिए जो आ रहा है, ये कौन सा है? अनुवांशिक रोग। अब ये तो रहा कवक से। अब अनुवांशिक रोग क्या हो जाता है? अनुवांशिक रोग वो होता है जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो ये तो होगा हमारा अनुवांशिक रोग। अब अनुवांशिक रोग में सबसे पहला रोग कौन सा है? इसमें दिया गया है वर्णांतता। अनुवांशिक में जैसे कि आपके पापा के बाबा को, आपके दादाजी को, आपको ये कोई बीमारी है, तो क्या होगा कि वो बीमारी आपके पापा के अंदर भी जा सकते हैं और हो सकता है कि आपके भी अंदर चली जाए। मीन्स है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब इसमें देखिए वर्णांतता में क्या होता है? इसमें रोगी क्या करता है? लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसको लाल हरा दिखाई देता है और हरा लाल दिखाई देता है। और मुख्य रूप से इससे क्या होता है? इससे पुरुष ही ज़्यादा प्रभावी होती हैं। क्या होता है वर्णांतता? वर्णांतता में मुख्य रूप से पुरुष मैंस को, आदमियों को ज़्यादा ये होता है। अब नेक्स्ट रोग है हमारा हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है? जैसे चोट लगने में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, लगातार खून बहता ही रहता है। और ऐसे में क्या होता है? 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यही यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इसमें क्या होता है? लगातार 24 घंटे तक खून ही बहता है। और ये क्या होता है? ज़्यादातर इसमें भी महिलाएं वाहक होती हैं तथा पुरुष मुख्य रूप से। इसमें भी देखिए पुरुष मेल्स जो होते हैं इस रोग से मेल्स ही ज़्यादा पीड़ित होते हैं। महिलाओं में भी होता है बट मेल्स में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब हीमोफीलिया का क्या है? जो हमारी महारानी हमारी नहीं, ब्रिटेन की महारानी, जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको क्या हो गया था? हीमोफीलिया हो गया था। और इसमें क्या होता है? इनसे सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः 2 से 5 मिनट में क्या होता है? रक्त जम जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया हो गया था और उनमें क्या हुआ था कि सामान्यतः उनको जो रक्त था 2 से 5 मिनट में जमने लगा था। मीन्स हीमोफीलिया होता क्या है? रक्त का थक्का ना जमना, तो बस वही चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारा जो रोग है गुणसूत्री विकार। अब गुणसूत्री विकार कौन सा होता है? गुणसूत्री में देखिए जो पहला हमारा जो रोग है वो कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये किसको होता है? ये रोग स्त्रियों में होता है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? 45। क्या होता है इसमें कि रोग जब होता है स्त्रियों में तो क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 45 बढ़ जाती है। और लक्षण इसमें क्या होता है कि शरीर जो होता है अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा, लंबाई कम हो जाती है उनकी, और जननांग प्रायः अविकसित, जैसे उनके स्तन वगैरह वो क्या होते हैं? वो प्रायः अविकसित हो जाते हैं और स्त्रियां बांझ हो जाती हैं और उनमें क्या होता है कि वो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उनमें कम हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा है? अब नेक्स्ट है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? अब देखिए ये क्या होता है? ये ज़्यादातर पुरुषों में होता है और इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्या होता है क्लाइनफेल्टर? ये क्या होता है कि पुरुषों में होता है और इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि पुरुषों का जो वृषण होता है, पुरुषों का वृषण अल्प विकसित हो जाता है और स्त्रियों के समान वच, और पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं। इसमें क्या होता है? जो पुरुषों का जो वृषण होता है, जब उनका जो नांग होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित हो जाता है। उनका जो स्तन होता है वो क्या होता है? स्त्रियों के समान हो जाता है। उनका जो सीना होता है वो क्या होता है? वो स्त्रियों के समान हो जाता है और वो नपुंसक हो जाते हैं। इस रोग से स्त्रियां बांझ होती हैं और इस रोग से क्या होता है? पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। मीन्स उनमें जो प्रजनन क्षमता जो होती है वो हट जाती है। और ये देखिए जो मनुष्य होते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि गुणसूत्रों की संख्या 45, तो ये कितना होना चाहिए था? 46, लेकिन उसमें क्या होता है? 46 घट जाती है और यहाँ पे क्या होती है? 47 हो जाती है। मीन्स क्या होती है? 46 से एक बढ़ जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ना घटना इस रोग में रहता है। अब नेक्स्ट है देखिए डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम ये होता है कि इसे मंगोलिस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? लोग जो व्यक्ति जो पीड़ित होता है वो क्या होता है? मंद बुद्धि हो जाता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी हो जाती है, अनियमित शारीरिक ढांचा भी हो जाता है उनका। और नेक्स्ट क्या होता है? एक पटाऊ सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? तो पटाऊ सिंड्रोम ये होता है कि ये क्या होता है कि गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है। जो हमारे गुणसूत्र होने चाहिए व्यक्तियों में नॉर्मली 46 होते हैं, बट इनमें क्या होता है? गुणसूत्र कम ज़्यादा होने लगते हैं, तो क्या होता है? ये उनकी कमी से होता है। अब लक्षण क्या होता है? तो ऊपर की ओर क्या होते हैं? बीच से कट जाते हैं और रोगी मंद बुद्धि और नेत्र रोग। क्या होता है? जिस व्यक्ति को ये होता है वो मंद बुद्धि हो जाते हैं और वो नेत्र रोग से पीड़ित हो जाते हैं। देखिए अब आता है हमारा तंत्रिका तंत्र विकार। तंत्रिका तंत्र विकार में क्या होता है? जैसे कि हमारा सबसे पहले तो आप मस्तिष्क को ही लीजिए, क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है? वो हमारा न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र से ही पूरा काम करता है। तो ये देखिए कैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा मस्तिष्क कैसे रोग से ग्रसित हो गया है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे पक्षाघात जैसे को कहा जा रहा है। तो ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र विकार से ग्रसित हमारा मस्तिष्क। अब देखिए ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? पक्षाघात। पक्षाघात क्या होता है? लकवा। अब लकवा क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नर्व्स जो होते हैं, हमारी नाड़ियाँ, हमारे जो नस होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर के वो काम करना बंद कर देती हैं। और जब वो काम करना बंद कर देंगे तो आपने सुना होगा लकवा जब मारता है तो लोगों को देखा होगा आपने कि जीभ वगैरह उनकी ऐंठ जाती है और थोड़ा हाथ पैर वगैरह भी काम करना बंद कर देता है। तो वही चीज़ है कि शरीर का अंग का काम ना करना। नेक्स्ट क्या है? सिजोफ्रेनिया। अब ये क्या होता है? तो सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जो अक्सर किनको होता है? युवा वर्ग में होता है। और इसमें क्या होता है कि रोगी जो कल्पना और वास्तविकता में भ्रमित हो जाता है। इस रोग पे एक मूवी भी बनी हुई है। उसमें क्या होता है? जो रियलिटी होती है इस पेशेंट को वो ना दिख करके वो उनकी एक अलग सी दुनिया हो जाती है, उनकी एक सपने की दुनिया हो जाती है। वो उसी में रहते हैं, उसी में डरते हैं, उसी में हंसते हैं, उसी में रहते हैं। तो ये वही चीज़ है। अब नेक्स्ट है हमारा मिर्गी या अपस्मार। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है कि मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण
मस्तिष्क के जैसे ये सभी लोग हैं, अगर मस्तिष्क का अगर माइंड अगर हमारा डिफेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, तो आंतरिक रोगों का है। अब उसके कारण फिर दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे मुंह से झाग निकलना इसका प्रमुख लक्षण होता है। तो ये तो होगा हमारा तंत्रिका तंत्र विकार। और देखिए एक फैक्ट और भी है कि जब लकवा होता है ना, तो लकवा की स्थिति में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मस्तिष्क की धमनी मीन्स मस्तिष्क की जो धमनी होती है वो क्या होती है, फट जाती हैं। अब नेक्स्ट है डिप्लोपिया। अब ये क्या होता है, तो डिप्लोपिया से देखिए कौन प्रभावित होता है, हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। अब चलिए देखते हैं ये रोग क्या होता है। ये क्या होता है, इसमें आँख के मांसपेशियों को लकवा मारना। देखिए बॉडी में लकवा मारना एक अलग चीज़ है, और एक होता है आँख की मांसपेशियों में लकवा मारना। तो वो क्या होता है हमारा, ये डिप्लोपिया में आता है। अब इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को एक ही वस्तु के दो चित्र, मीन्स अगर सामने एक व्यक्ति खड़ा तो वो उस व्यक्ति को दो नज़र आते हैं। ये एक प्रकार का रोग है। हम लोगों ने कभी कभी अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि हमारी आँखें चौंधी आ जाती है, मीन्स आँखों की रोशनी धुंधली सी पड़ जाती है, हमको कोई चीज़ साफ साफ दिखती नहीं है, एक ही चीज़ दो देखने लगती है। तो ये भी एक प्रकार का रोग होता है। बट नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी हो जाता है, जैसे आँखों में कचरा चला जाता है, या फिर हम ऐसे अगर उसको मसल देते हैं आँखों, तब भी दिक्कत, वो बीमारी नहीं है। बट हाँ, ये जो बीमारी है ना, अगर किसी व्यक्ति को अगर हमेशा ऐसे ही दिख रहा है दो वस्तुएं, तो मतलब उसको डिप्लोपिया की बीमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट कौन सी है, एलर्जी। अब एलर्जी क्या होता है, जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी के प्रति क्या होता है, अति संवेदनशीलता। जैसे धूल, धुआं, रसायन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे धूल धुआं रहता है तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर दिया गया। अब इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण शरीर में विपरीत क्रिया होती है, जैसे खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग घर में मैक्सिमम रहते हैं और बाई चांस अगर वो बाहर निकल रहे हैं किसी दिन, तो क्या होता है उनकी स्किन पे दाने निकल आते हैं, चकोटे पड़ जाते हैं सिर्फ बाहर की हवा लगने से। और बहुत रहते हैं जैसे कि कोई साबुन वगैरह लगा लेते हैं, कोई फेस वॉश वगैरह यूज कर लेते हैं जो उनको सूट नहीं करते, तो उनसे क्या होता है उनके बॉडी पे दाने निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे जैसे क्या बात हो रही है, आँखों को एलर्जी के लिए। तो आँखों में एलर्जी में कौन सा होता है, जिसमें धूल, धुआं, रसायन और सर्दी वगैरह हो रही है तो तब होते हैं। इसमें क्या होता है, खुजली हो जाती है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। अब नेक्स्ट है कैंसर। अब कैंसर क्या होता है, अब कैंसर देखिए, कैंसर क्या होता है, ये शरीर के किसी अंग में कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल विभाजन होता है। जैसे आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन हो जा रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। इससे क्या होता है, ट्यूमर भी हो जाता है। कभी कभी मस्तिष्क में अगर जब भी हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, ट्यूमर, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और क्या होता है, स्वस्थ कोशिकाओं को ये नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जो कोशिकाएं जो सही भी रहती है, स्वस्थ भी रहती है, वो भी इस चीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसके कारक कौन से होते हैं, तो कारकों में देखिए जो रेडियो एक्टिव जो स्ट्रांसियम होता है, जिसका सूत्र होता है 90 एटॉमिक नंबर जिसका। अब इसके कारण क्या होता है, अस्थि कैंसर हो जाता है। क्या होता है, अस्थि कैंसर। किसके कारण हो जाता है, स्ट्रांसियम, रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम। अब उपचार इसका क्या है, इसको लिए क्या होता है, कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब कीमोथेरेपी होती है तो उनको क्या होता है, उनके सारे बाल वगैरह झड़ निकल जाते हैं। उनको आर्टिफिशियल मतलब ऐसे नकली बाल लगाने पड़ते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, बाल सारे झड़ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं नॉर्मल लाइफ में आप लोगों को देखा हो। और सबसे बड़ी कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो सेल, जो कोशिका डैमेज रहती है उनको क्या किया जाता है, उनको काट के निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। बट हाँ, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो सेल जो होता है फिर से डैमेज हो जाता है।
तो कीमोथेरेपी से इंसान क्या कर सकता है, बस कुछ दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कैंसर से वो परमानेंटली उसको ठीक हो गया, मतलब वो लोग हो ही रहता है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन होता है उसका, परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं है। बस इंसान कुछ दिन तक उससे रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। और जो कीमोथेरेपी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो पॉल एहरलिच ने किया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा कैंसर के प्रमुख प्रकार। अब देखिए अभी तो हमने पढ़ा कैंसर, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर के प्रकार। अब इसमें कौन सा है, कार्सिनोमास। अब कार्सिनोमास क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये उपकला ऊतकों से उत्पन्न होने वाला कैंसर है। उपकला ऊतकों से, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, उपकला ऊतकों से होने वाले। तो नेक्स्ट होता है सर्कोमास। अब सर्कोमास क्या होता है, सर्कोमास क्या होता है, संयोजी ऊतकों, अस्थियों, बोन्स, उपास्थियों और पेशियों का कैंसर। सर्कोमास क्या होता है, संयोजी ऊतकों, पेशियों, उपास्थियों और अस्थियों का कैंसर। और ये क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, रक्त में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के असामान्य वृद्धि के कारण होता है। मीन्स ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और गर्भ का कैंसर, बहुत सारे होते हैं कैंसर, बहुत सारे बॉडी के पार्ट में, तो वही सारी चीज़ें। अब होता है चौथा कौन सा होता है, लिम्फोमा। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, लसिका गांठों और प्लीहा में होने वाला कैंसर, लसिका गांठों और प्लीहा में होने वाला कैंसर। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होता है विशिष्ट रोग और नैदानिक परीक्षण। अब ये क्या होता है, तो इसमें देखिए फर्स्ट दिया गया है एलिसा टेस्ट। तो जैसे कि कुछ लोगों में क्या होता है, HIV रोग रहता है, HIV पॉजिटिव रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये एक जांच करने की एक प्रणाली होती है। जो व्यक्ति HIV से पीड़ित होते हैं, ये उनके लिए क्या होता है, एक जांच की प्रणाली है, और यह बताता है कि यह व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। जब एलिसा टेस्ट जब करवाया जाता है तो उससे क्या पता चलता है कि यह व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं, यह व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, नेक्स्ट है चिकनगुनिया। अब ये क्या होता है, तो चिकनगुनिया क्या होता है, ये दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है, और भारत में लगभग 36 वर्ष बाद 2006 में इसका प्रकोप बहुत देखा गया था। और ये क्या है, ये मादा एडीज जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एलिसा टेस्ट क्या होता है, वो HIV पॉजिटिव मीन्स अगर किसी को एड्स हुआ है तो वो उनकी जांच के लिए होता है। और चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया क्या होता है, ये मानव को दुर्बल बनाने वाली एक गैर घातक बीमारी होती है। और ये नॉर्मली इसका प्रकोप कब देखा गया था, 2006 में देखा गया था। और ये कब फैलता है, जब मादा एडिस मच्छर क्या होती है, जब हम काट लेती है स्वस्थ व्यक्तियों को, तब क्या होता है, उनको चिकनगुनिया हो जाता है। और इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ा कि ये संक्रामक होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के संपर्क में हम उनसे बैठ के सामने बातें करें, तो ये तभी होगा जब उनको मच्छर काटेंगे, उस पेशेंट को, चिकनगुनिया जिसको, जब उस पेशेंट को मच्छर काटेगा और वही मच्छर आके हम क्या करेगा, स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा, तो तभी क्या होता है, ये बीमारी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाती है। तो ये तो हमारा क्या रहा, मानव रोग और उसके टेस्ट वगैरह, HIV पॉजिटिव जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विज्ञान और उनकी शाखाएं, कि क्या विज्ञान में जैसे कि बहुत सारे विज्ञान होते हैं। किसी विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी विज्ञान में हम लोग चींटियों, पक्षियों और बहुत सारे कीड़े मकोड़े बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इसमें आप फर्स्ट हमारा विज्ञान का जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन। अब इसमें सबसे पहले कौन सा है, इसमें सबसे पहले है मानव शरीर और चिकित्सा। तो मानव शरीर में देखिए जैसे कि मस्तिष्क, ये श्वसन प्रणाली, कोशिका विभाजन, ये हम लोगों में। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ा है, स्टेथोस्कोप और ये
MRI वगैरह जो भी सारी चीज़ें रहती हैं, ये जो CT स्कैन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको इसमें पढ़ना रहेगा। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव जंतु और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्या रहेगा, जैव विविधता, अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी और पर्यावरण और ब्रह्मांड के बारे में। और चौथा कौन सा राष्ट्र होता है हमारा, मानव इतिहास और तकनीकी। तो चलिए देखते हैं कैसे है। देखिए जो मानव इतिहास वाला जो ये वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो आदि मानव थे उस टाइम के, उन्होंने कैसे पत्थरों को काट करके कैसे अपने औजार बनाए। और उसके बाद देखिए जब विकास हुआ तो कैसे मशीन, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल युग वगैरह बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पे देखिए मैक्सिमम काम तो क्या कर रहे हैं हम, AI ही कर दे रहा है। ऐसे में तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स होती हैं वो AI ही ले रहा है। तो कृषि में जैसे आप लोग देखते हैं कि कृषि में पहले क्या होता था, जितने भी काम होते थे पहले मजदूर लगते थे। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं, हार्वेस्टर वगैरह और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं। उनसे क्या होता है, वो सारे काम खुद ही कर देते हैं, मशीनों के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ऐसे में तो उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा है, कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, फ़ायदे भी हैं, तो कुछ दिक्कतें भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो काम पहले घंटों में होते थे, महीनों में होते थे, वही काम अब घंटे 2 घंटे में, सेकंड में हो जा रहे हैं। तो यही चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए अब इसमें फर्स्ट क्या है, मानव शरीर और चिकित्सा। अब इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या होता है, तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। और न्यूरोलॉजी, अब ये क्या होता है, तो न्यूरोलॉजी क्या होता है, ये मानव शरीर की नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन, मानव शरीर की नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी क्या होता है, तो ओडोंटोलॉजी क्या होता है, ये हमारा दांत का अध्ययन करता है। क्या करता है, दांत का अध्ययन करता है। और एपिडेमियोलॉजी, अब ये क्या करता है, ये महामारी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था, तो क्या करता है, ये महामारी और उनके उपचार का अध्ययन करता है। कि जैसे कि कोविड महामारी आई थी, तो उसको पता किया गया कि हाँ ये किस वजह से फैल रही है, उसका उपचार किया गया, तभी तो हम लोगों ने उससे निदान पाया, तभी तो हम लोग ठीक हुए। नहीं तो देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे लोग कोविड से पीड़ित हो गए थे, कुछ लोग जिंदा बचे तो कुछ लोग आज नहीं हैं। तो बस वही चीज़ है। अब मैमोग्राफी क्या होता है, तो मैमोग्राफी ये होता है कि स्त्रियों में पाए जाने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, कुछ महिलाओं आपने देखा उनको स्तन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, उसकी जाँच जिसमें होती है, ब्रेस्ट कैंसर की जिसमें जांच होती है, वो उसी की विज्ञान की शाखा होती है। कीमोथेरेपी क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी को जब कैंसर हो जाता है तो उसको क्या होता है, कीमोथेरेपी उनकी कराई जाती है। कीमोथेरेपी क्या होता है, एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन होता है किसी उस कैंसर की बीमारी का। उसमें जब हम कीमोथेरेपी करवाते हैं तो सही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो फिर से वही दिक्कत होने लगती है। तो ये रही हमारी कीमोथेरेपी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जीव और जंतु विज्ञान। अब ये क्या होता है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी। अब ये क्या करती है, ये कीट पतंगों का अध्ययन करती है। एंटोमोलॉजी क्या करती है, कीट पतंगों का अध्ययन करती है। और अनिर्थोलॉजी क्या करती है, अनिर्थोलॉजी क्या करती है, पक्षियों का अध्ययन। अनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और सेरीकल्चर, अब सेरीकल्चर क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये रेशम के कीड़े और रेशम के उत्पादन का अध्ययन करता है। क्या करता है, रेशम के कीड़े और रेशम के उत्पादन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्या है, इथोलॉजी। अब इथोलॉजी क्या करता है, तो इथोलॉजी क्या करता है, जीवों के बिहेवियर, एनिमल्स बिहेवियर का अध्ययन करता है। और ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो ये प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जो शाखा में हड्डियों, जो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, ये क्या करता है, ऑस्टियोलॉजी उनका अध्ययन करता है। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा है, पेड़ पौधे, वनस्पति और कृषि विज्ञान। अब ये क्या होता है, इसमें पहले देखिए दिया गया हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो ये फल फूल साग सब्जी और
जो हम लोग जो खेतों में जो फल फूल लगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो ये क्या करता है, उनका अध्ययन करता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइकोलॉजी। अब ये क्या करता है, तो ये शैवालों का अध्ययन करता है। और हाइड्रोपोनिक्स, अब ये क्या है, तो ये जल संवर्धन में से जो बिना मिट्टी के जो कृषि होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कुछ पौधों को देखा होगा, जैसे ये चीज़ जैसे कि हाँ ये देखिए, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, बिना मिट्टी के ही ये चीज़ पेड़ उग जा रहे हैं, पौधे उग जा रहे हैं, तो वही चीज़ होती है। अब वो अध्ययन क्या कर रहा था, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी की ही खेती कर दी जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, एग्रोस्टोलॉजी। अब ये क्या होता है, एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, घासों का अध्ययन होता है। और आर्बोरिकल्चर, अब ये क्या होता है, आर्बोरिकल्चर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जैसे वृक्ष उत्पादन किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेदा। अब उसको तो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा, हालांकि उस पर रोक लगाई है गवर्नमेंट, लेकिन उसको बिजनेस बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जो लाइसेंस लेके करते हैं उनके लिए रहता है। तो इसमें वही चीज़, मतलब कौन से वृक्ष, जैसे चंदन का वृक्ष हुआ, वृक्ष उत्पादन, उसका बिजनेस, कॉमर्शियल ट्री होता है ये सारे, तो क्या किया जाता है इनमें, उनका अध्ययन किया जाता है। ट्री कल्टिवेशन, पेड़ों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है जियोलॉजी। अब ये क्या होता है, तो जियोलॉजी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। जैसे आप लोग देखिए, हमारी पृथ्वी हो गई, अब इसके अंदर देखिए क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, और जो यहाँ पे जो अंदर एकदम जो उसके एरिया, उसके में क्या होता है, आउटर कोर, इनर कोर। पृथ्वी के पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों का यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, जैसे ज्वालामुखी आती है, तो ज्वालामुखी में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे धूल, राख और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, मैग्मा वगैरह जो रहता है, तो इसमें क्या होता है, उन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या करता है, ये भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो इसका जो सिस्मोलॉजी जो होता है ना, जैसे कि भूकंप आते, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, पृथ्वी में पूरे कंपन हो जाते। तो अब इस अध्ययन के द्वारा क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ कैसे भूकंप आता है, उसके रीजन्स क्या हैं, और इसका कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण, इकोलॉजी में क्या होता है, हम प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जैसे हम ही लोग रह रहे हैं, जो हमारा जो पर्यावरण है, जीव जंतु जो रहे हैं उनका अलग पर्यावरण है, वो लोग मतलब अलग तरीके से रह रहे हैं, हम अलग तरीके से रह रहे हैं, जो पक्षी रह रहे हैं उनका अलग पर्यावरण है, तो उनका अध्ययन करते हैं कि कौन सा जीव कौन से पर्यावरण में ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करता है, अपने आप को अनुकूल करके वहाँ पे रह सकता है। अब देखिए लास्ट है मीटियोरोलॉजी। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, मौसम की दशाओं का अध्ययन करता है। मौसम की दशा, जैसे आप लोगों ने देखा कि कभी मॉर्निंग में तो धूप है, मॉर्निंग में धूप मिला नहीं, मतलब मौसम साफ रहता है, बट शाम दोपहर तक में क्या होता है, बारिश होने लगती है, कभी आंधी तूफान हो जाता है। तो मीटियोरोलॉजी में क्या किया जाता है, उन्हीं मौसम दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में है ब्रह्मांड और अंतरिक्ष। अब देखिए कॉस्मोलॉजी क्या होता है, तो ये हमारा ब्रह्मांड हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें समस्त ब्रह्मांड, जो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग जब ज्योग्राफी की जब सीरीज जो स्टार्ट होगी, तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो आप लोग उसमें इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हमारे अगले सीरीज़ में ज़रूर जुड़िएगा। तो ये क्या हो गया कि इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इसमें खगोलीय पिंडों, जैसे शुक्र ग्रह हुआ, बुध ग्रह हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल ग्रह, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। बौने ग्रह वगैरह हुए, चंद्रमा हुआ, इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, तारों के भौतिक रूप, नक्षत्रों में तारों, तो क्या किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब सेलेनोलॉजी क्या होता है, सेलेनोलॉजी क्या होता है, इसमें चंद्रमा के मूल स्वरूप, मीन्स चंद्रमा कब गति करता है, कैसे गति करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब कॉस्मोगोनी क्या होता है, तो कॉस्मोगोनी क्या होता है, इसके अंदर जो ब्रह्मांड उत्पत्ति मीन्स
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव कैसे बने, हमारा ऑक्सीजन गैस जो आजकल हम जिस गैस से हम लोग बढ़िया से रह रहे हैं, सांस हमारे जो अनुकूल है, वो कैसे बना, ऑक्सीजन गैस कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, और जो डायनासोर्स वगैरह थे ये सब पहले थे, अब क्यों नहीं है। तो क्या करते हैं इस चीज़ में हम उसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह जो भी है वो हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो आज हमारा ये बायोलॉजी की सीरीज़ खत्म, आज इसकी एंडिंग रहेगी, आज ये ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी जो सीरीज क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो उसमें क्या रहेगा, एक लेक्चर चलेगा डेली हमारा इकोनॉमी का और एक चलेगा ज्योग्राफी का। तो ये बायोलॉजी तो जो है आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो रहेगा ज्योग्राफी। तो ये जो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ाएंगे आपको, ज्योग्राफी की सीरीज में। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट कौन सा आता है, एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं मानव इतिहास और संस्कृति। जैसे आप लोगों ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये जो सारी चीज़ें जो पढ़नी रहती है, मानव का विकास कैसे हुआ, रीति रिवाज उनके कैसे थे। जैसे सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ का कल्चर अलग था और आज का जो हमारा कल्चर है अलग है। हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं जो मैच करती रहती, तो हम क्या करते हैं उनसे अपना मतलब अनुमान लगाते हैं, अच्छा पहले के लोग ऐसे करते होंगे, तो मतलब आज का ही देख के पहले का भी अनुमान लगाते हैं कि वो भी वहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा। तो ये तो रहा हमारा एंथ्रोपोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मैटिक्स। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में क्या किया जाता है, इसमें पुराने सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या होता है, तो ये शिलालेख। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अशोक का शिलालेख, स्तंभ लेख और साँची स्तूप, बहुत सारे उन्होंने जैसे देखिए जैसे शिलालेख वगैरह। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे कि अपना राज्य से रिलेटेड कौन कौन से अधिकारी होते थे, वो काम कैसे करते थे, बुद्ध के कुछ उपदेश वगैरह, उन्होंने इन सारे शिलालेखों को क्या करके उनको लिखवा करके वो बहुत जगह पे उन्होंने स्थापित किया था। तो हम एपिग्राफी में क्या करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए चौथा क्या है इसमें से, अब चौथा है हमारा एथनोग्राफी। अब एथनोग्राफी क्या होता है, एथनोग्राफी में क्या होता है, हम मानव जाति का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियन और मानव की जो जातियां हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारी जातियां हैं, तो उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है, तो ये क्या करता है, शब्द को संकलन तथा लिखने की कला। इसमें हम क्या करते हैं कि पुराने जो इतिहास में है उसमें उनके जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। तो हाँ, इस ग्राफी में हमें क्या करना होता है, इसमें हम उन्हीं शब्दकोशों का संकलन पढ़ते हैं। हमें संकलन, उनके लिखने की कला कैसी है, वो क्या लिखते थे, उनका का कैसे लिखा जाता है, हमारा आज का कैसे लिखा जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है भौतिकी और तकनीक के बारे में पढ़ना है। तो होलोग्राफी क्या होता है, तो क्या होता है, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। लेजर पुंज की सहायता से, जैसे आप लोग देख सकते हैं ऐसे, इसमें बहुत बढ़िया नहीं दिखाया गया बट वही। और क्रायोजेनिक्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, निम्न ताप लो टेम्परेचर पर विभिन्न प्रयोग तथा नियंत्रण। मीन से थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में आप लोगों को देखा होगा, कुछ वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, कुछ यूजेस होते हैं, कुछ अनुप्रयोग होते हैं। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें हम पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम प्रकाश के जो हमारी जो लाइट होती है प्रकाश, उसके प्रकार और गुणों का अध्ययन करते हैं। और एरोनॉटिक्स क्या होता है, तो एरोनॉटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, वायुयानों, एयरक्राफ्ट जो रहते हैं वायुयान हमारे, हम उनका अध्ययन करते हैं। सिरेमिक्स क्या होता है, तो सिरेमिक्स में क्या करते हैं, हम चीनी मिट्टी के बर्तन, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं सिरेमिक्स में क्या करते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए कुछ
टर्म्स ऐसे होते हैं ना, कुछ विज्ञान के शब्द ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मैच करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी क्या होता है, ये पर्यावरण का अध्ययन से रिलेटेड होता है। जबकि एक वर्ड होता है इथोलॉजी। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जीवों के व्यवहार का अध्ययन करता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कॉस्मोलॉजी है। अब ये क्या करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। और ये देखिए यहाँ पे कॉस्मोगोनी मीन्स मिलता जुलता। अब ये क्या करता है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। वो ब्रह्मांड की करता है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का करता है। नेक्स्ट कौन सा है, एस्ट्रोनॉमी। अब ये क्या करता है, ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या करता है, ये मानव पर ग्रहों के प्रभाव का। जैसे आप लोगों ने सूर्य ग्रहण वगैरह सुना होगा, चंद्र ग्रहण वगैरह सुना होगा, तो ये वो चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आता है, एंटोमोलॉजी। अब इसमें क्या कहता है, कीट बंधकों का अध्ययन किया जाता है। और उसी में देखिए एक होता है एटियोलॉजी। देखिए एंटोमो एटियो कितना मिलता हुआ, और इसमें क्या होता है, रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, चिकित्सा विज्ञान। अब जो प्रमुख उपकरण होते हैं जैसे MRI वगैरह होता है, CT स्कैन वाले जो मशीन वगैरह होती है, हम उनका अध्ययन करेंगे।